वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है पार्ट वन आपने देखा होगा कंप्यूटर फंडामेंटल का और आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल या अप्रिसिएशन में आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी का लगभग अच्छा खासा हिस्सा इसमें कवर अप किया गया है। तो सबसे पहले चलिए समय बिना गंवाए हम लोग कंटेंट्स को देखें और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में जो मेनली कंटेंट्स कवर अप होने वाले हैं वो है कंप्यूटर मेमोरी का डेफिनेशन, यूनिट्स ऑफ द मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। और आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी इतना मतलब केवल रैम रोम तक सीमित नहीं रहेगा और हार्ड डिस्क और सीडी फ्लॉपी तक। और दुनिया में यूज़ होने वाले जितने भी मेमोरीज़ हैं उनका 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, बट 90% मेमोरीज़ मैंने कवर अप किया है इस सिलेबस में। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब चलिए पहला पार्ट समझें हम लोग, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। तो ये एक डिवाइस है सिस्टम में जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है और इसको यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए। आप चाहे तो टेम्परली स्टोर करें, आप चाहे तो परमानेंट बेसिस पे स्टोर करें। और जिस इक्विपमेंट में इसे स्टोर किया जाता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होता है। एज वेल एज बहुत सारे और भी डिवाइसेस हैं जिनमें कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक तो मोबाइल फ़ोन है जो सबके पास होता है, सबके घर में रहता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट्स ऑफ मेमोरी की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो आइदर 1 और 0 इज इक्वल टू 1 बिट, ये मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट्स 1 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट। तो जैसे बचपन से हम लोग रट्टा मारते आए हैं मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, बस वैसे ही ये रट जाना होगा यूनिट्स ऑफ मेमोरी को। एक तो ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है और दूसरा ये कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन रहता है। निबल से क्वेश्चन रहता है, बाइट से रहता है, जीबी से रहता है, टीबी से रहता है, अब तो पीबी से भी क्वेश्चन रह रहा है। तो आपको कम से कम एक्साबाइट, जेटाबाइट या योटाबाइट, ये जो जेड और ईबी, ये सारे टॉपिक्स आपको एकदम से याद कर जाना होगा ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट जो है आपका यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बाद वो आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी में। पहला प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंतर्गत हम लोग इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी या फिर इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स का बनता है। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन का मिक्सचर जो होगा उसके थ्रू बनता है, इसीलिए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बोला गया है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है रैम एंड रोम। अब इसके आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत अगर डेफिनेशन समझा जाए तो ये एक मास मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसे हम बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। बहुत सारे स्टोरेज मीडिया अवेलेबल हैं कंप्यूटर में जिसमें हम अपने डेटा या प्रोग्राम्स को सेव कर सकते हैं। और ये जो डायरेक्ट डाटा हमारा जो स्टोर होता है इसे हम प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा इनडायरेक्टली असेस करते हैं। मतलब कभी भी सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को असेस नहीं करता है। सीपीयू जब भी लेगा तो थ्रू रैम लेगा, इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्टली शब्द मैंने यूज़ किया है। और इसके एग्जांपल्स हैं सीडी और हार्ड डिस्क। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब भी स्टोर करना होगा तो सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी समझा जाए, कौन कौन से मेन टाइप्स हैं प्राइमरी मेमोरी के। तो एक तो रैम है जो हम अच्छे से जानते हैं और इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। रोम है, रजिस्टर है, ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। फ्लिप फ्लॉप है और कैचे मेमोरी है, ये दुनिया की सबसे छोटी मेमोरी है। याद रखिएगा, रजिस्टर फास्टेस्ट मेमोरी, फ्लिप फ्लॉप स्मॉलेस्ट मेमोरी। डेफिनेशन पार्ट में भी और देखेंगे हम लोग। तो रैम के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एस रैम और डी रैम। और रोम के जो टाइप्स हैं उनमें से एम रोम है जो अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल आता है और इसके बाद इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आती है। रजिस्टर है, फ्लिप फ्लॉप है, कैचे मेमोरी है। कैचे मेमोरी में 3 टाइप्स होते हैं उसके, L1 कैचे, L2 कैचे और L3 कैचे। एक्चुअली ये टाइप्स नहीं बोलेंगे हम लोग, ये लेवल्स बोलेंगे। हाँ, तो ये कैचे मेमोरी पे पूरा एक मेरा वीडियो है,
मुश्किल से 12-15 मिनट का, आप एक बार उसको ज़रूर देखें, पूरा का पूरा कैचे मेमोरी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी के बाद अगला जो आएगा आपका, वो आएगा इसके रैम के बारे में। तो ये रैम का लुक है जो पीछे आपको दिख रहा है फिगर, इस टाइप का रैम होता है, मदरबोर्ड पे अक्सर लगा हुआ दिखेगा आपको। और रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। अब इसके डेफिनेशन को समझें हम लोग, तो ये एक ऐसी मेमोरी है जो वोलेटाइल है। ये शब्द याद रखिएगा, हर एक एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। तो ये वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है उड़नशील या क्षणभंगुर, जो इरेज हो जाए। यानी सीधा सा मतलब समझिए, जब तक पावर सप्लाई ऑन है डाटा है, पावर सप्लाई ऑफ हुआ डाटा गया। तो यही बात यहाँ पे लिख के दिया मैंने, एंटायर डेटा गोज डिलीट व्हेन कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। इट इज़ कैपेबल टू असेस एनी डेटा रैंडमली, मीन्स आप डाटा डालते जाइए वो लेता जाएगा, और किसी भी लोकेशन से उसको मतलब नहीं है कंप्यूटर के। जब हम स्विच ऑन करते हैं अपने कंप्यूटर का, रैम जो है वो ज़रूरी जितना भी डाटा है और इंस्ट्रक्शन है उसे वो हार्ड डिस्क से उठा के लाता है। फेच मतलब होता है ढो के लाना, तो उसे वो ढो के लाता है और अपने पास रख लेता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके सिस्टम की ऑपरेटिंग स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ रैम देखते हैं। ये रेयर चीज़ है जिसमें आपको एस रैम भी दिखेगा और एस रैम के टाइप्स भी दिखेंगे। तो पहले तो एस रैम समझे हम लोग। ये एक ऐसा मेमोरी है जिसमें तभी तक डाटा है जब तक पावर सप्लाई ऑफ रहता है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ गया, डाटा गया, इसीलिए वोलेटाइल शब्द यूज़ किया गया है। और इसकी स्पीड काफ़ी हायर होती है डी रैम की तुलना में। और जितने भी एलसीडी स्क्रीन्स हैं, प्रिंटर्स हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेज, एरोस्पेस है, मेडिकल इक्विपमेंट है, इन सब में एस रैम का इस्तेमाल होता है। अब टाइप्स ऑफ एस रैम, ये आपको कभी किसी नोट्स में नहीं दिखा होगा या किसी वीडियो में नहीं दिखा होगा। तो दो तरह के एस रैम होते हैं, एक है नॉन वोलेटाइल एस रैम और एक है सूडो एस रैम। नॉन वोलेटाइल एस रैम हम लोग उसको बोलते हैं कि जो सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और तब तक स्टोर किए रहेगा जब तक कि पावर सप्लाई ऑफ हो जाए। यानी इफ़ द, ये सीधा सीधा हम डेफिनेशन आपको समझाते हैं, इट इज़ कैपेबल टू स्टोर ऑल इन्फॉर्मेशन व्हेन पावर सप्लाई गेट्स टर्न ऑफ। यानी सिस्टम के ऑफ होने के बाद भी इसमें जो डाटा है वो बचा रह जाता है, और इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल कहा गया है, यानी जो मिटने योग्य ना हो, उड़नशील ना हो। अगला जो है वो है सूडो एस रैम है। सूडो एस रैम सेल्फ रिफ्रेश सर्किट से बनता है और ये स्टैटिक रैम है, और इसकी स्पीड जो इस बाकी के तुलना में स्लो होती है, क्योंकि डाटा लेगा फिर उसको रिफ्रेशिंग करना पड़ेगा। तो ये सूडो एस रैम कहलाता है। तो ये एस रैम के दो टाइप्स दिखे आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रैम से। तो यहाँ पे आपको फिर से एक फिगर आया है। अब डी रैम को समझते हैं। ये दूसरा टाइप है रैम का, जिसको हम लोग डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ये भी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है और इसको डिज़ाइन किया गया है डेटा और प्रोग्राम फाइल्स को स्टोर करने के लिए। जब कभी भी प्रोसेसर को ज़रूरत होती है वो ये प्रोवाइड करके देगा उसको। और इट हैज़ वेरियस कैपेसिटर्स, इसमें कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डाटा को स्टोर किया जा सके। कैपेसिटर में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हम लोग अपने घर के पंखे को देखें तो उसमें भी कैपेसिटर होता है, वो भी चार्ज को स्टोर करता है। बस फ़र्क ये है कि पंखे वाला कैपेसिटर काफ़ी बड़े साइज़ का होता है और इसके कैपेसिटर्स छोटे छोटे होते हैं। तो जिसकी वजह से पावर सप्लाई ऑफ होने के कुछ नैनो सेकेंड के बाद तक भी डाटा बचा रहता है, क्योंकि इसके सर्किट में कैपेसिटर्स होते हैं और वो रिफ्रेशिंग का काम करते रहते हैं। तो चार्जिंग होता रहेगा, मेरा डाटा बचा रहेगा। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें एस रैम से, तो एस रैम के तुलना में ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि इसको बार बार सर्किट को रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब कैपेसिटर को चार्ज करते रहना पड़ता है ताकि पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद तक भी कुछ नैनो सेकंड तक डाटा को बचा ले। तो आज के डेट में जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, अक्सर सारे सिस्टम्स में आपको डी रैम नज़र आ जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ डी रैम समझे हम लोग। तो फास्ट पेज मोड डी रैम पहला होता है और ये पीसीज में यूज़ होता है, और इसकी स्पीड जो है वो 66 मेगाहर्ट्ज़ होती है। इसके बाद जो दूसरा है वो है ईडीओ डी रैम, ये एक्सटेंड डेटा आउट डी रैम कहलाता है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्पीड जो है वो लगभग 66 मेगाहर्ट्ज़ ही है। पीसीज में ही यूज़ होता है ईडीओ रैम भी। अगला है एसडी रैम, सिंक्रोनस डी रैम।
और ये जो डाटा है वो 25 टू नैनो सेकेंड के अंदर डाटा को असेस कर देता है, जिसके कारण डाटा कंप्यूटर के एग्जीक्यूशन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद आए एडी रैम, इसको असिंक्रोनस डी रैम कहा जाता है। तो ये कंट्रोल सिग्नल्स को जो भी कंट्रोल सिग्नल क्या है इनको समझने के लिए अब थोड़ा सा आपको डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस का कंसेप्ट पता होना चाहिए आर्किटेक्चर का। तो यहाँ पे बस बेसिकली अभी आप ये समझें कि ये कंट्रोल सिग्नल्स को असिंक्रोनस जो भी मेमोरीज़ हैं, तो ये दोनों टर्म आपके लिए नया है। सिंक्रोनस मतलब क्रमशः होता है और असिंक्रोनस मतलब पैरेलली। तो ये पैरेलली वर्क करता है, बस अभी आप इतना ही पार्ट याद रखें। आरडी रैम, इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ग्राफिक्स कार्ड के लिए। जो भी लोग वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं जो जिनमें ग्राफिक्स कार्ड अलग से लगा होता है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो है वो है सीडी रैम, कैचे डी रैम, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कैचे मेमोरी के लिए और ये बफर की तरह काम करता है। बफर मतलब टेम्पररी स्टोरेज के लिए काम करता है। नेक्स्ट जो है वो है DDR SD रैम, इसको डबल डेटा रेट कहते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी है वो DDR की ही चल रही है, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। इन सब में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है उसके स्पीड का। तो अगर आप DDR रैम की बात करें तो इसकी स्पीड 133 से और 200 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। नेक्स्ट जो है वो है DDR2, ये स्पीड बढ़ के 400 मेगाहर्ट्ज़ हो गई। इसके बाद जो आया DDR3, ये 400 से 800 मेगाहर्ट्ज़ है। और अभी के जितने भी लैपटॉप्स और पीसीज आ रहे हैं उनमें DDR4 SD रैम आ रहे हैं और इनकी जो स्पीड है वो 1600 मेगाहर्ट्ज़ तक है। तो मेन फ़र्क जो है इसमें वो स्पीड का है। तो रैम के स्पीड को ही सबसे मुख्य मतलब मेन माना जाता है, जिसके बेस पे हर एक सिस्टम की स्पीड डिपेंड करती है। रैम फास्टर होगा तो निश्चित तौर पे प्रोसेसिंग स्पीड सिस्टम की इंक्रीज़ कर जाएगी। अब आगे बढ़ें हम लोग, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये रोम है, इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं और इसका बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर में। तो पहले तो रोम होता क्या है वो समझें। तो पहली बात ये कि ये एक नॉन वोलेटाइल है और ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है और ये एक प्रोग्रामेबल चिप होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस पहले ही डाल दिए जाते हैं और जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूटस्ट्रैप नाम का एक प्रोग्राम रन करता है और वो वही उस पूरे सिस्टम को पहले चेक करता है। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि हम लोगों को अगर कहीं जाना होता है बाहर तो हम पहले ये चेक करते हैं कि जो जो सामान लेके जाना है वो प्रॉपर है कि नहीं, हमारे कपड़े अच्छे से हमने पहने या नहीं, जूता होता हमने पहन लिया या नहीं। तो ठीक वैसे ही कंप्यूटर जब आप ऑन करते हैं तो आप देखते हैं स्क्रीन पे कुछ टेस्टिंग ऑपरेशन चलता है। वो जो टेस्टिंग ऑपरेशन है वो एक्चुअली अपने सिस्टम को वो चेक करता है मेरा सिस्टम रेडी है काम करने के लिए या नहीं। और वो जो प्रोग्राम है वो बूटस्ट्रैप कहलाता है और वो रोम में स्टोर्ड रहता है। तो हर एक मैन्युफैक्चरर इस प्रोग्राम को अपने उस डिवाइस में पहले से ही डाल के देता है। इसे हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स जो आ रहे हैं इन सब में पहले से ही एक प्री प्रोग्राम्ड आईसी लगी होती है जो रोम होती है और वो उसे चेक करता है और तब जाके आपका वो यूनिट, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम करने के लिए तैयार होता है। अब टाइप्स ऑफ रोम देखें हम लोग, तो सबसे पहला जो रोम है वो है एमरोम, जिसे हम लोग मास्क रोम कहते हैं। तो ये प्री प्लान प्रोग्राम्स हैं जो पहले से, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का पूरा ग्रुप होगा वो इसमें डाल दिया जाता है और वही मास्क रोम कहलाता है। उसके बाद आते हैं पीरोम। पीरोम जो है वो वन टाइम है, क्योंकि एक बार अगर आप इसमें डाटा लिख देंगे तो अब आप उसे इरेज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ईपी रोम आया। ईपी रोम में आपके पास पावर है कि आप जब चाहें तब डाटा को स्टोर कीजिए और जब चाहें तब उसे मिटा भी सकते हैं। इस ईपी रोम को मिटाने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल होता था वो अल्ट्रावायलेट लाइट्स के सामने कम से कम 40 मिनट तक रख दिया जाता था। तो ईपी रोम के जो भी डेटाज थे वो क्लीन हो जाते थे, इरेज हो जाते थे। इस टेक्नोलॉजी को और डेवलप किया गया ईईपी रोम में। यहाँ पे अब जो डिलीशन का प्रोसेस है वो थोड़ा और डेवलप कर दिया गया और अब जो इरेजिंग होने लगा वो इलेक्ट्रिकली होने लगा, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज की डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई। अब हम लोग उस आईसी को यानी अपने रोम को रीप्रोग्राम करने लगे और उसे हम अगर चाहें तो जितनी बार चाहें हम मिटा सकते हैं और जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। और 1 बाइट का डाटा वो डिलीट करने के लिए अलाउ करता है, मतलब एक बार में हम लोग मिनिमम 1 बाइट डाटा इरेज कर सकते हैं।
तो ये रोम के टाइप्स थे आपके, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आप इन सारे चीज़ों को देखते जाएं, एज वेल एज आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं ताकि इन फ्यूचर ये आपके काम आए। अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है रजिस्टर, जिसके बारे में अभी हम जस्ट चर्चा किए थे इंट्रो पार्ट में कि ये जो है वो एक टेम्पररी मेमोरी है और ये प्रोसेसर के साथ जुड़ी रहती है। और रजिस्टर्स को स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी टास्क को काफ़ी क्विकली परफॉर्म करता है। क्या क्या काम करता है, तो इंस्ट्रक्शन को फेच करना, ट्रांसफ़र करना और डेटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। तो ये जो रजिस्टर है ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से सीपीयू की अपनी मेमोरी होती है जो कि टेम्पररी मेमोरी होती है। ब्लॉक डायग्राम में भी हम रजिस्टर की चर्चा किए थे, वहाँ पे भी आपको रजिस्टर के बारे में बताए थे। अब थोड़ा सा इसके डीप में चलते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स देखें हम लोग। ये पूरा टाइप्स ऑफ रजिस्टर का डायग्राम है आपके सामने। एक जो सीपीयू यूनिट होती है और ये आपका रैम वाला पार्ट है, उसके पहले इतने सारे रजिस्टर्स होते हैं जो मदद करते हैं सीपीयू की, और इनसे होके ही डेटा जो भी होगा वो सीपीयू तक जाएगा। तो अब इनके टाइप्स देखें हम लोग। तो जो सबसे मेन टाइप है वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो जितने दूसरा जो है वो डेटा रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, डेटा रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। अब वन बाय वन देखें हम लोग। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं उन सब का एड्रेस वो स्टोर करके रखता है ताकि सीपीयू जब भी डिमांड करे तो वो उसे प्रोवाइड कर सके। इसके बाद डेटा रजिस्टर है, ये मिडिल बफर रजिस्टर कहलाता है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है। और ये सबसे मेन काम है इसका कि जो भी डाटा है उसको स्टोर करना और प्रोवाइड करके देना सिस्टम को, यानी सीपीयू को। अगला है एक्यूमुलेटर, जो भी वर्क सीपीयू परफॉर्म करता है उसे वो टेम्पररली कहिए या स्टोरेज कहिए, वो स्टोर करेगा आउटपुट को उसी एक्यूमुलेटर में, इसीलिए एक्यूमुलेटर को सबसे इम्पोर्टेंट रजिस्टर माना जाता है। अगला है मेमोरी बफर रजिस्टर। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, डेटा, इंस्ट्रक्शन, वो रखे जाते हैं और जिसमें से डाटा पढ़ने या लिखने का काम मेन मेमोरी के थ्रू होगा, इसीलिए इसे मेमोरी बफर रजिस्टर कहा जाता है क्योंकि ये मेन मेमोरी से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है। ये सीक्वेंस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस को रखेगा और jैसे ही एक इंस्ट्रक्शन को सिस्टम एग्जीक्यूट कर लेगा, अगले इंस्ट्रक्शन में कौन से को लाइनअप किया है, किसको देना है, ये इस रजिस्टर को पता होता है और ये उसको प्रोवाइड कर देता है, मतलब प्रोसेसर को प्रोवाइड कर देता है। अगला जो है वो है जनरल पर्पस रजिस्टर। ये जो रजिस्टर्स हैं इनमें मेमोरी एड्रेसेस सेव होते हैं, डेटा वैल्यूज सेव होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज सेव होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट होता है रियल नंबर जिनमें दशमलव आता है, इन सब को वो स्टोर करता है, तो उसके लिए वो जनरल पर्पस रजिस्टर का इस्तेमाल करता है। अब समझे हम लोग फ्लिप फ्लॉप। ये दुनिया की सबसे छोटी मेमोरी है और इसे लैच भी कहते हैं, LATCH। और जितने भी रजिस्टर्स बनते हैं वो फ्लिप फ्लॉप से ही बनते हैं। जैसे अगर 8 बिट रजिस्टर की बात हो रही है, इट मीन्स कि उसमें 8 फ्लिप फ्लॉप्स का इस्तेमाल हुआ है और ये दुनिया की सबसे छोटी मेमोरी होती है। तो ये जब भी डाटा स्टोर करेगा तो ये सिर्फ एक बिट स्टोर करता है, यानी या तो 1 या फिर 0, बस दो में से कोई एक ही डाटा इसमें स्टोर होता है, यानी 1 बिट मेमोरी है ये, और ये दुनिया की सबसे छोटी मेमोरी है। और लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है क्योंकि रजिस्टर्स तभी बनेंगे जब फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। जैसे अगर 16 बिट रजिस्टर बनाना है तो 16 फ्लिप फ्लॉप्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कैचे मेमोरी। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कैचे का पूरा एक वीडियो है मेरा, मुश्किल से 12, 15, 20 मिनट का। उसका आपको ऊपर में लिंक भी नज़र आ रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके कैचे मेमोरी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कैचे मेमोरी होता क्या है, तो रैम और सीपीयू के बीच में ये लगी होती है और इसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है और जब भी डेटा की ज़रूरत होगी सीपीयू को वो उसे प्रोवाइड कर देती है, और इसीलिए इसे हेल्पर भी कहा जाता है। आगे बढ़ें हम लोग। तो नेक्स्ट जो है आपका कैचे और मेन मेमोरी के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम है कैचे का, और ये डाटा का लेन देन करता है। तो मेन मेमोरी से जो भी लेन देन होगा वो स्लो होगा, लेकिन कैचे बहुत फास्ट होता है। तो कैचे सीपीयू को प्रोवाइड करते रहता है और काम का डाटा यहाँ से लेते रहता है। 3 लेवल्स हैं उसके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो 1989 में सबसे पहली बार इसका कंसेप्ट आया था और 2 KB का मात्र कैचे यूज़ किया गया था, यानी 8 KB का कैचे यूज़ हुआ था, 4 ब्लॉक्स ऑफ 2 KB।
1995 में L2 कैचेस लॉन्च हुए और उसकी थोड़ी सी क्लॉक स्पीड जो है वो L1 की तुलना में थोड़ी कम थी और L3 की स्पीड उससे थोड़ी कम थी। अब एक दो टर्म्स हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। जब जब CPU डिमांड करे और कैचे में वो डेटा मिल जाए तो उसे कहते हैं कैचे हिट हुआ, और अगर वो डेटा ना मिले तो कहा जाता है कैचे मिस हुआ। वो दोनों यहाँ पे लिख दिया गया है डेफिनेशन में, और उस वीडियो से आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी, तो आप कैचे मेमोरी ज़रूर पढ़ लें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके कैचे से भी आ रहे हैं। आगे पूरा एक क्वेश्चन आयर तैयार है मेरा, कम से कम 150 क्वेश्चंस का, तो उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो आपको बहुत आसान लगेगा उसके बाद इस पूरे कंसेप्ट को समझना। यहाँ पे डेफिनेशन मिलेगा आपको, ये पूरा कैचे का डायग्राम है किस तरह से रहता है कैचे। तो सबसे ऊपर CPU, उसके नीचे कैचे, फिर रैम, फिर स्टोरेज डिवाइसेस। कैचे की अलग अलग ग्रेडिंग्स है, L1, L2 और L3 कैचे। तो इसको समझने के लिए आप बहुत आराम से एक एग्जांपल देखें, आप समझ जाएंगे। अभी जैसे आप अगर मान लीजिए एक कोई AMD प्रोसेसर ख़रीदते हैं, Ryzen 5 वाला कोई लैपटॉप, तो उस लैपटॉप में आपको जो L1 कैचे है वो 384 KB का मिल जाएगा और 3 MB का L2 मिल जाएगा, और L3 जो है हमारा वो 32 MB का मिल जाएगा। अगर i5 से उसकी तुलना करें तो 64 KB का L1 होता है, 256 KB का L2 होता है और 32 MB का L3 होता है। तो DDR4 रैम है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कैचे कम रहेगा तो भी आपके सिस्टम की स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी। इसीलिए आजकल कंप्यूटर्स को फास्टर करने के लिए एक तो प्रोसेसर्स को काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी का बनाया जा रहा है, एज़ वेल एज़ कैचेस बढ़ाए जा रहे हैं, एज़ वेल एज़ DDR4 रैम का इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अलावा SSD हार्ड डिस्क का भी यूज़ हो रहा है, जिसे जो कि बहुत सुपर फास्ट कर दे रहा है सिस्टम को। और ये पूरा कंसेप्ट हम लोग अभी तुरंत SSD का भी आगे देखेंगे। अब सेकेंडरी मेमोरी को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली दो भागों में बटा है तो और भी 4 हैं, समझेंगे हम लोग। अभी यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं आपको, एक मैग्नेटिक स्टोरेज जो ट्रेडिशनल है, और ऑप्टिकल स्टोरेज जो अभी पिछले 10-15 साल के अंदर काफ़ी तेज़ी से डेवलप हुई है। मैग्नेटिक स्टोरेज के अंतर्गत फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक स्ट्रिप, सुपर डिस्क, स्ट्रिप कैसेट, जिप डिस्क, ये सब यूज़ हुए। और ऑप्टिकल के अंतर्गत हम लोगों ने ब्लू-रे डिस्क देखा है, CD-ROM बहुत यूज़ किया है हम लोग। CD में भी 2 टाइप्स होते हैं। DVD ड्राइव अभी भी चल रहे हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने घरों में। तो इन सब के बारे में एक एक करके समझेंगे हम लोग। तो अब शुरुआत करें हम लोग, और 2 लिस्ट देखते हैं आगे। तो एक फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जो सबके घर में, सबके हाथ में रह रहा है, कि सबके मोबाइल में रह रहा है, टैब में रहता है। तो ये सारे आपके फ्लैश मेमोरीज़ हैं। इनमें कुछ फ्लैश मेमोरीज ऐसे हैं जिनके बारे में आप सुने भी नहीं हैं, जहाँ तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, तो आप उसे ज़रूर समझेंगे। और इसके बाद जो है वो है ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम, जो आपका भविष्य है। मतलब अब कोई भी पेन ड्राइव या मेमोरी या चिप लेके नहीं चलेगा, अब सब लोग नेट पे ही रखने लगे हैं, और जब ज़रूरत हुई उसे हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस समझें हम लोग। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस सबसे पुराने कंसेप्ट का है। ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, और मैग्नेटाइज्ड जो मीडियम है उसके थ्रू डाटा हमारा स्टोर होता है। ये भी पूछे हुए एग्ज़ाम में किस तरह की कोटिंग होती है मैग्नेटिक स्टोरेज में। आज के डेट में अब मैग्नेटिक मीडियम का इस्तेमाल कम हो गया है, बहुत कम यूज़ होता है, और रीड राइट एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से ये आपको मदद करता है। मतलब सिस्टम में कोई भी ह्यूज कैपेसिटी ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए इसका यूज़ होता है। और आगे देखें हम लोग। अब सबसे पहला उसमें आता है फ्लॉपी डिस्क। ये एक समय था कि बहुत लंबे समय तक ये चला था फ्लॉपी डिस्क, मतलब 1.2 MB, 1.44 MB, तो काफ़ी सारे फ्लॉपी डिस्क आए। तो फ्लॉपी डिस्क का कंसेप्ट समझे हम लोग, तो 3.5 इंच की फ्लॉपी जो थी, और फिर 5.25 इंच की थी, फिर 8 इंच की फ्लॉपीज आई। इसमें शटर प्रोटेक्शन लगा होता था, और इसको धूल से और फिंगरप्रिंट से बचाना होता था ताकि मेरा सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे। और इसमें एक रीड राइट हेड होता था, जो हेड को आगे पीछे मूव कराने के लिए इसमें स्टेपर मोटर्स लगे होते थे, और डिस्क को गोल गोल घुमाने के लिए स्पिंडल मोटर का इस्तेमाल होता था। और इसकी स्पीड लगभग 300 से 360 RPM होती थी। और इसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की कोटिंग होती है,
जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो Fe2O3 की कोटिंग की जाती थी ताकि डाटा जो स्टोर हो वो मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में हो। तो ये एक सिंपल सी प्लास्टिक की डिस्क थी अंदर में, जिसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती थी और डाटा स्टोर किया जाता था। तो 3.5 इंच वाली जो फ्लॉपी है इसमें 1.44 MB का डाटा स्टोर होता था, और 5.25 इंच साइज़ में बड़ा था लेकिन डाटा स्टोरेज कम था, इसमें 1.2 MB का डाटा स्टोर होता था। तो आगे बढ़ें अब हम लोग, यहाँ पे और भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फ्लॉपी के बारे में। बाद में फिर हाई डेंसिटी फ्लॉपी डिस्क आई, उसके बारे में अभी बता रहे थे, 3.5 इंच साइज़ की, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी 1.44 MB। इसके बाद हार्ड डिस्क आज भी यूज़ होते हैं कंप्यूटर्स में, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, हम तो गोदाम कहते हैं इसको, तो आपको लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। तो अगेन ये हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है, HD भी कहते हैं, कुछ लोग SDD भी कहते हैं, और ये नॉन वोलेटाइल डाटा स्टोरेज डिवाइस है, यानी जो भी स्टोर होगा वो परमानेंट स्टोर होगा, और ज़्यादातर ये इंटरनली कंप्यूटर में अटैच्ड रहता है, और ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड से सीधा सीधा जुड़ा रहता है। इसमें प्लेटर्स होते हैं, अंदर में एयर शील्ड केसिंग होती है, और डाटा स्टोर होता है। अब इसकी कनेक्टिविटी दो तरह से होती है। पहले जो होता था वो पाटा आता था, मतलब पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब जितने भी टेक्नोलॉजी आ गई वो साटा हो गई, जिसे हम लोग सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट कहते हैं। तो आगे हम लोग विथ फिगर इसको देखें तो और अच्छे से जल्दी समझेंगे। तो ये हमारा हार्ड डिस्क का इंटरनल एरिया है। कभी मिले तो खोलिएगा मत, क्योंकि ये एयर टाइट रहेगा तो ही काम करेगा। तो ये रीड राइट हेड वाला पार्ट है, ये गोल डिस्क है जिसके ऊपर डाटा स्टोर होता है, और ये रीड राइट हेड उसको पढ़ता है, इसे हम आर्म कहते हैं। ये पूरा सर्किट बोर्ड है, ये रीड राइट हेड है इसका, ये स्पिंडल है जो इसको गोल गोल घुमाता है, ये डिस्क है। ज़्यादातर ये डिस्क आपको एल्युमिनियम की या फिर हार्ड फाइबर की बनी हुई दिखेंगी, और जो भी डाटा स्टोर होता है वो इस फॉर्म में स्टोर होता है। सेव्ड फाइल्स दिखाया गया है। ये एक्चुएटर है ताकि आर्म इधर उधर ना जाए। यहाँ से हम लोग पावर पोर्ट है, यहाँ से पावर सप्लाई दी जाती है। ये साटा केबल लगाने की जगह है, और ये सर्किट बोर्ड है इसका जो इसको कंट्रोल करता है, और ये उसका बेसिक डायग्राम जो स्टोर करने का तरीका है। तो जो गोल गोल है वो ट्रैक्स हैं, और ये जो लंबा लंबा आपको दिख रहा है वो सेक्टर्स हैं, और ये जो पार्ट बन के बाहर आया उसे डिस्क सेक्टर कहते हैं। यहाँ जो डाटा ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है, इसी क्लस्टर में डाटा स्टोर होता है, और हेड इस जगह पे आके उसको रीड करता है, और पूरे को प्लेटर कहा जाता है, जो गोल वाली संरचना आपके सामने दिख रही है। ये हार्ड ड्राइव के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो 3600 से 7200 बार इसकी जो मोटर है उसकी कैपेसिटी है इसको गोल गोल घुमाने की, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। शुरुआती दौर में तो जो हार्ड डिस्क आए थे वो बहुत कम थे, मुश्किल से 40 MB या 50 MB या 100 MB के। बढ़ते 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 इसकी स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी आज के डेट में 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB तक हो गई है, और इसमें काफ़ी सारे प्लेटर्स होते हैं जो डाटा को स्टोर करने में मदद करते हैं। तो आगे बढ़ा जाए हार्ड डिस्क से। ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव है, आजकल ज़्यादातर ये यूज़ हो रहा है। हम लोग इसको USB स्लॉट में लगाते हैं, इसमें जो डाटा स्टोर करना है स्टोर कर लिए, और फिर जेब में रखे डायरी की तरह, एक बड़े से डायरी की तरह इसकी साइज़ होती है, और कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ज़्यादातर कंपनीज़ में या ऑर्गेनाइजेशंस में बैकअप निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। साइज़ इसकी 2.5 इंच 3.5 इंच है, और स्टोरेज कैपेसिटी 160 2 TB 160 GB 250 GB 500 GB, आप जितने कैपेसिटी का ख़रीदना चाहें मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे कंपनीज़ का, जो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ें। इसके बाद आता है मैग्नेटिक स्ट्रिप या मैग स्ट्रिप जिसको बोलते हैं। ये इस तरह का आपको दिखेगा मैग्नेटिक स्ट्रिप। इसमें भी वही काम, आप डाटा स्टोर कर सकते हैं मैग्नेटिकली चार्जिंग टिनी बीट्स के रूप में डाटा स्टोर होता है, छोटे छोटे बीट्स के रूप में। और क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स में आप पीछे देखे होंगे एक पूरी स्ट्रिप चिपकी हुई रहती है, वो एक्चुअली यही है, मैग्नेटिक स्ट्रिप है। और इसमें मैग्नेटिक तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दिया जाता है, और जैसे ही आप उसे ATM मशीन में लगाते हैं उस क्रेडिट या डेबिट कार्ड को, तो पीछे वाली स्ट्रिप में आपके स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को वो आराम से पढ़ लेता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन निकालना होता है वो उससे निकाल के वेरीफाई कर लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में अभी, जब तक क्रेडिट डेबिट कार्ड का प्रचलन अभी है तब तक मैग्नेटिक स्ट्रिप आपका चलता रहेगा, जिसे हम मैग स्ट्रिप कहते हैं शॉर्ट में।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सुपर डिस्क। ये बीच की टेक्नोलॉजी है और ये बहुत डिफरेंट थी देखने में, और ये बहुत दिनों तक यूज़ नहीं हुई। 120 MB कैपेसिटी थी इसकी, और ये देखने में 1.44 MB फ्लॉपी जैसी थी। एक्चुअली ये फ्लॉपी है नहीं, इसको LS120 या LS240 के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो टेप कैसेट थी। ये हम लोग अपने बचपन में बहुत बजाए हैं। ये ऑडियो कैसेट प्लेयर आता था और इसको बजाते थे हम लोग, और इसको डच कंपनी ने रॉयल फिलिप्स के द्वारा ये डेवलप किया गया था हैसेल्ट में, बेल्जियम के अंदर, और ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी, और ये 1963 सितंबर में इंट्रोड्यूस हुई थी। काफ़ी दिनों तक ये रहा है, धीरे धीरे इसको सीडी ने रिप्लेस किया था। इसके बाद जिप डिस्क आई। ये देखने में भी फ्लॉपी जैसी थी लेकिन मोटी होती थी उससे, और जिप डिस्क चूँकि जिप ड्राइव महंगे होते थे इसलिए ज़्यादा दिन नहीं चली। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 100 MB, 250 MB और लास्टली ये 750 MB तक हो गई थी, और ये थोड़ा कॉस्टली था, 250-300 रुपये कीमत थी इसकी। फिर इसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज का ज़माना आ गया, यानी मैग्नेटिक मेमोरीज़ का कंसेप्ट ख़त्म। अब धीरे धीरे लोग मूव करने लगे ऑप्टिकल के तरफ। उसमें से सबसे पहले जो लॉन्च हुआ हमारे यहाँ वो सीडी था, वो देखेंगे हम लोग। तो ऑप्टिकल शब्द आप जब भी सुने तो समझ जाइए कि लाइट की बात हो रही है। तो ये जो भी डाटा स्टोर करता था वो लाइट के बेस पे करता था, और इसकी जो एडवांटेज है वो ये थी कि ये ज़्यादा महंगा नहीं था, इसका वज़न कम था, और इसे कैरी करना बहुत आसान था, और ये हार्ड ड्राइव की तरह रिमूवेबल नहीं थी। जो हम डाटा स्टोर करते थे उसे हम कहीं लेके जा सकते थे, और ये पावर आउटेजेस या मैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस से बर्बाद नहीं होता था। इसके बाद ब्लूरे डिस्क, ये काफ़ी पॉपुलर है। ये BRD ऐसी होती है देखने में, और ये 120 mm डायमीटर होगा इसका, और 1.2 mm मोटी होती है, और ये देखने में DVD CD जैसी ही होगी, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 128 GB तक अवेलेबल है, और डाटा ट्रांसफ़र रेट इसका 4.5 MB पर सेकेंड होता है। तो BRDs में आप एक BRD अगर ख़रीदते हैं तो कम से कम 70-80 फिल्में तो ज़रूर देख सकते हैं उसमें स्टोर करके। तो ये यूज़ में है, BRD काफ़ी पॉपुलर है। इसके बाद आता है CD। जब हम लोग ख़रीदने जाते हैं तो दुकानदार दो ऑप्शन देता है हमें, CD-R चाहिए कि RW चाहिए। तो ये CD है, दोनों तरह के CDs मार्केट में अवेलेबल हैं। एक CD मिलता है, एक CD-RW मिलता है। तो CD-R का सीधा सा मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक बार जो लिख दिए सो लिख दिए, अब इसको हम दोबारा से इसमें कोई डाटा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन RW में आपके पास ऑप्शन होता है, आप जब चाहें तब इसको इरेज कर सकते हैं और इसमें दोबारा से डाटा लिख सकते हैं। इसीलिए CD-RW का प्रचलन ज़्यादा है CD-R की तुलना में। अब इधर बात करें हम लोग तो स्मॉल पिट्स के रूप में डाटा स्टोर होते हैं, और पूरा एलुमिनाइज्ड कोटिंग की जाती है इसके ऊपर, और उस लेयर पे डाटा स्टोर होता है, और ये सीक्वेंस ऑफ पिट्स में होता है। पिट्स मतलब छोटे छोटे आप पार्टिकल्स कह सकते हैं, लाइट पार्टिकल्स। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी स्टार्टिंग में 670 MB थी, धीरे धीरे बढ़ के ये 700 MB हो गई। इसकी जो स्पीड है, डाटा ट्रांसफ़र रेट, वो 153.6 KB पर सेकेंड है। और CD दो तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, एक CD-R जिसे हम रिकॉर्डेबल कहते हैं, और CD-RW मतलब री राइटेबल जिसे कहते हैं। CD के बाद देखें हम लोग, ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। बहुत लोग इसको DVD को डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। टेक्निकली इसका नाम जो सही है वो है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये भी 2-3 फॉर्म में मिलता है मार्केट में आपको। ये आपके DVD के डायग्राम्स हुए, DVD-R और ये DVD-RW, और 4.7 GB कैपेसिटी है। अभी जो DVDs आ रहे हैं उनमें 8 GB स्टोरेज कैपेसिटी तक भी आ गए हैं, 18 GB तक भी आ गया है। तो आप इसे बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं। CD और DVD में फ़र्क ये है कि ये डुअल लेयर यानी डबल साइडेड है, वैसे भी आते हैं, और ये इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कम जगह में ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है। फिर से DVD-R जो है वो 4.7 GB का डाटा लेता है, और डुअल लेयर डिस्क कैन होल्ड ट्वाइस एज मच, इसके जस्ट 2 गुना वो स्टोर कर सकता है। इसकी स्पीड 1.39 MB पर सेकेंड होती है, और डाटा ट्रांसफ़र जो है इसका वो CD की तुलना में काफ़ी फास्ट है, लेकिन
अगर हम लोग कंपेयर करें डीवीडी से तो थोड़ा स्लो, सॉरी डीवीडी की तुलना अगर बीआरडी से करें हम लोग तो इसकी डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो कम है। तो ये पूरा डीवीडी का कंसेप्ट है। अब आगे बढ़ें हम लोग। डीवीडी आरडब्ल्यू भी मार्केट में अवेलेबल है, आप जब चाहें तो डीवीडी आरडब्ल्यू परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको फैसिलिटी मिलेगी कि आप जब चाहें तो मिटाइए और जब चाहें तो लिखिए, इसीलिए इसको रीराइटेबल कहा जाता है। इसके बाद अब आ गया फ्लैश मेमोरी का ज़माना, जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। आप भी अपने जेब में पेन ड्राइव लेके घूम रहे हैं, मोबाइल में एक छोटी सी चिप लगा के घूम रहे हैं। चलिए, तो फ्लैश मेमोरी को डॉक्टर फ्यूजियो माशुका ने 1980s में लॉन्च किया था, और ये एक्चुअली एक EEPROM है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें आप जब चाहें तब डाटा को डिलीट कर सकते हैं और जब चाहें तो लिख सकते हैं। इसे USB फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। और MP3 प्लेयर्स, डिजिटल कैमराज, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सभी जितने SSDs हैं सब में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें डाटा स्टोर रहता है क्योंकि ये एक नॉन वोलेटाइल है, यानी आपके ऑफलाइन कंडीशन में भी इसमें डाटा सेव रहता है। अब इसमें USB फ्लैश ड्राइव जो सबसे ज़्यादा यूज़ में है और सबसे ज़्यादा पूरे टेक्नोलॉजी में चेंज ला दिया इसने। CD, DVD, फ्लॉपीज इन सबको आउट कर दिया गया सारे लोगों के द्वारा। वो है पेन ड्राइव या थंब ड्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं, कोई इसे कीचेन ड्राइव कहता है, कोई थंब ड्राइव कहता है, कोई जंप ड्राइव कहता है, कोई पेन ड्राइव कहता है, कोई डेटा स्टिक कहता है। तो सारे नाम यहाँ दिए हुए हैं। और ये एक पोर्टेबल सॉलिड स्टेट मेमोरी है जो USB में डायरेक्ट कनेक्ट होती है। एक्चुअली ये EEPROM है, जिसमें हम डाटा MB से लेकर TB तक स्टोर कर सकते हैं और हज़ारों बार इसे मिटा सकते हैं, हज़ारों बार इसमें डाटा लिखा जा सकता है। इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका कॉम्पैक्ट फ्लैश, CF जिसे बोलते हैं। ये भी स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए बनाए गए जिनमें डिजिटल कैमराज हैं। इसके अलावा PDA है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। आप इसको चिप मत समझिएगा, ये बिल्कुल अलग डिवाइस है। और इसे हम लोग CF+ स्टैंडर्ड में डाटा जो स्टोर होता है वो 137 GB ऑफ डेटा स्टोर होता है, और ये एक अलग तरह की मेमोरी है। इसके बाद अगले M.2, ये भी जो मेमोरी है ये डिफरेंट है एकदम। और ये जैसे आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके एक्सपांशन कार्ड्स जो हैं उनमें आप डायरेक्ट अपने मदरबोर्ड में इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी सीधे मदरबोर्ड में ये कनेक्ट हो जाएगा उसके एक्सपांशन स्लॉट में। और CPU की स्पीड इससे इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि इसको कोई डाटा बाहर के किसी मेमोरी से या USB से नहीं लेना होता है। चूँकि ये डायरेक्ट मदरबोर्ड पे ही लगा होता है तो वहाँ से डायरेक्ट डाटा को ये असेस कर लेता है। और इसकी स्पीड जो है वो है 4 GB पर सेकेंड तक इसकी स्पीड है, जो अभी आज के डेट में अवेलेबल है। अगली जो मेमोरी है वो है मल्टीमीडिया कार्ड। ये इस तरह का मल्टीमीडिया कार्ड होता है देखने में, और इसे डेवलप किया गया था सीमेंस, SG और सैंडिस्क के द्वारा। और ये MMC कार्ड है, इसकी कैपेसिटी 150 MB से लेकर 32 GB तक होती है। ये एक फ्लैश मेमोरी कार्ड है और बहुत सारे मल्टीमीडिया डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस इसको बोलते हैं, NVM, और छोटा सा E लगा होता है। ये लिखने का इसका तरीका है। और ये भी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की तरह है और हाई स्पीड पेरिफेरल कंपोनेंट है ये। इसको भी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है डाटा, और ये भी स्लॉट में ही लगाए जाते हैं। आप डायग्राम देख के समझ रहे होंगे, आप इसे सीधा सीधा अटैच कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ, इसीलिए इसे पेरिफेरल कंपोनेंट कहा गया है। अगला जो है वो सिक्योर डिजिटल हाई कैपेसिटी SDHC। ये इस तरह का होगा, ये भी सैंडिस्क वगैरह का ही ज़्यादातर पॉपुलर है। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था ग्रोइंग डिमांड देखते हुए, चूँकि हाई डेफिनेशन जब वीडियोज़ आ गए तो नॉर्मल मेमोरीज में स्टोर करना मुश्किल हो गया, तो उसके लिए SDHC लॉन्च हुए। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB तक है। तो ये मेनली जो बनाया गया वो हाई डेफिनेशन वीडियोस के लिए ही बनाए गए, HD वीडियोस के लिए बनाए गए जिनमें हाई रेजोल्यूशन इमेज रिकॉर्ड करना होता था। अगला है स्मार्ट मीडिया कार्ड, जिसको शॉर्ट में SMC कहते हैं। ये इस टाइप का देखने में लगेगा आपको, और ये भी PDAs वगैरह में बहुत ज़्यादा डिजिटल कैमरा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको बोला जाता है, PDA को फुल फॉर्म है, या हैंडहेल्ड जो डिवाइसेज हैं उनमें यूज़ होता है। और स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ डेटा को ये रीड करता है, 256 से 512 बाइट के डाटा को वो एक बार में ये रीड कर सकता है। और इसको एक्चुअली सॉलिड स्टेट फ्लॉपी डिस्क कार्ड कहा जाता है। तो आगे बढ़ें हम लोग।
सोनी मेमोरी स्टिक, ये सोनी ने लॉन्च किया था और कुछ दिनों तक काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये। तो GB का कार्ड ये डायग्राम में यहाँ पे इसकी डाटा रेट जो है वो 80 Mbps है और 10 Mbps पर सेकंड है और ये फास्ट है। हाई क्वालिटी डिजिटल वीडियोस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, खास करके कैमराज और कैमकॉर्डर्स में। तो इन्हीं के लिए स्पेशली सोनी ने इसे लॉन्च किया था और नाम दिया था खुद का सोनी मेमोरी स्टिक। इसके बाद सिक्योर डिजिटल कार्ड जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं अपने हर एक तरह के डिवाइसेस में, बड़ा वाला कैमराज में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मिनी जो है ये वीडियो गेम्स वगैरह के लिए, या कुछ मॉडल्स आए थे बीच में नोकिया के या सोनी रिक्शन के जिनमें ये मिडिल साइज़ का मिनी SD यूज़ होता था, और अभी आज के डेट में जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं उन सब में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत यूज़फुल मेमोरी है आज के लिए, सबसे ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आगे बढ़ें हम लोग। इसमें भी MB से लेके GB तक स्टोर करने की क्षमता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। अब अगले मेमोरी की तरफ आए हम लोग। तो अगला है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको SSD कहते हैं। आजकल बहुत क्रेज़ है इसका। आप हार्ड डिस्क जो लैपटॉप वगैरह परचेज़ करने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं हम लोग कि SSD कितना लगा हुआ है इसमें। SSD एक्चुअली बूटिंग के लिए यूज़ हो रहा है आजकल लैपटॉप्स में, ताकि मेरा जो सिस्टम है वो तेज़ी से रन करे, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं उन्हें SSDs में स्टोर कर दी जाती हैं ताकि सिस्टम का बूटिंग स्पीड बढ़ जाए, यानी जल्दी से मेरा सिस्टम ऑन हो जाए। तो ये SSD है और इसके काम करने का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। ये ना ऑप्टिकल पे काम करता है और ना ही ये आपके ट्रेडिशनल मैग्नेटिज्म पे काम करता है। SSDs को डायरेक्ट कंप्यूटर के SATA कनेक्टर में जोड़ दिया जाता है और ये एक हार्ड ड्राइव की तरह यूज़ हो रहा है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और काफ़ी फास्ट स्पीड है इसकी। ये 1.5 GB पर सेकंड के हिसाब से डाटा का लेन देन करता है, तो ये फास्टेस्ट है अभी। इसीलिए SSD का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी से, और आने वाले समय में हो सकता है कि हमें अपना ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क अब गायब मिले अपने कंप्यूटर से और सब लोग SSD ही यूज़ करें। और ये काफ़ी छोटा भी है और आराम से सिस्टम में कहीं पे भी लगा दीजिए, वायर निकालिए और मदरबोर्ड के SATA कनेक्टर में इसको जोड़ दीजिए। तो ये SSD का कंसेप्ट है। यह भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा SSD से भी सवाल आ रहे हैं आपके। अगला एक्सट्रीम डिजिटल पिक्चर कार्ड, ये एक बीच में आया था पिक्चर कार्ड की तरह, और ये अर्लियर फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो डिजिटल कैमराज में यूज़ होते थे। इसे 2002 में फूजी और ओलंपस ने लॉन्च किया था और ये धीरे धीरे 2003-2004 के बाद लगभग आउट ही हो गया। ये लो पावर का था कार्ड और हाई स्पीड डाटा रेट थी इसकी 5 MB पर सेकंड की, और इसकी कैपेसिटी 512 MB तक थी। अब ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ में है। आजकल हम लोग जो भी डाटा है वो गूगल ड्राइव पे या किसी अदर आउटसोर्सिंग से किसी वेबसाइट के ड्राइव पे उसे स्टोर कर देते हैं हम लोग, और जब भी हुआ तो कंप्यूटर कनेक्ट किए और उसको ले लिए। तो एडवांटेज तो है कि हमें कोई भी मेमोरी कैरी नहीं करनी पड़ती है, बट एक डिसएडवांटेज है, अगर हम किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ पे फिर या जहाँ पे हमने स्टोर किया है उसके सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर हमें डाटा उस समय नहीं मिल पाएगा जब हमें उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी हेजिटेशन है इसमें। फिर भी हम लोग अपने बैकअप के लिए खासकर फ़ोन बुक अपना रख देते हैं, या ज़रूरी फ़ोटोज़ वगैरह जो होता है उसे बैकअप के रूप में हम लोग गूगल ड्राइव पे या अदर किसी भी ऑनलाइन क्लाउड सिस्टम पे सेव कर देते हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या है? तो बस वही जो अभी हम बोले आपको, गूगल डॉक्स, एक्स ड्राइव, मीडिया मैक्स, स्ट्रॉन्ग स्पेस, ये सब अलग अलग हमारे वेबसाइट्स हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं ये फैसिलिटी कि आप किसी भी डाटा को फिजिकली स्टोर ना करके ऑनलाइन स्टोर कर दीजिए और उसे आप रिमोटली असेस कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कोई भी खर्च नहीं आता है, खर्च वही आया जो नेट में खर्च आया। और क्लाउड सर्वर पे आपका डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो अब आप बहुत ज़्यादा हैकर अगर उसको चाहेगा भी खोल लेना तो नहीं खोल पाएगा, और इनक्रिप्टेड फॉर्म में होने की वजह से उसको डिक्रिप्ट करना, जिसको आप अपनी भाषा में कहिए कि ट्रांसलेट करना, तो कोडेड फॉर्म में जो डाटा है उसको ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, और हैकर्स चाह के भी उन डेटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और अगला नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है।
तो ये भी अब भी बहुत यूज़ में आ रहा है, जिसको शॉर्ट में हम NAS कहते हैं। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो नेटवर्क पे कनेक्ट कर दी जाती है, और जितने भी ऑथराइज्ड नेटवर्क यूजर्स हैं वो अपने डाटा को उस स्टोरेज में डाटा को रख सकते हैं। और ये एक प्राइवेट क्लाउड कह सकते हैं कि एक ऑफिस का ये खुद का अपना क्लाउड है, जिस क्लाउड पे आप डाटा को स्टोर कर लीजिए, और जब चाहिए तो उस ऑफिस के जो ऑथराइज्ड लोग हैं वो उसे खोल देख पढ़ सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम उसमें पासवर्ड डाल देते हैं तो कोई भी डाटा, यानी कोई स्टाफ या कोई भी मेरे डेटा का चोरी नहीं कर पाएगा। एंड फाइनली वर्चुअल मेमोरी, ये एक आप कह सकते हैं काल्पनिक मेमोरी है। मतलब अगर रात में आप कोई काम कर रहे हैं और आपके सिस्टम में 2 GB ही रैम है और और जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं उसमें 3 GB की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए हार्ड डिस्क से 1 GB उधार ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसको यूज़ करेंगे उतने देर तक तो वो रैम का पार्ट बना रहेगा। सिस्टम शटडाउन होने के बाद, चूँकि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो वो जो 1 GB का एरिया आपने एक्वायर किया था अपने काम के लिए, वो खुद ब खुद रिटर्न हो जाएगा। यानी हार्ड डिस्क का डाटा हार्ड डिस्क के पास चला जाएगा, उसका जो एरिया आपने एक्वायर किया था वो उसके पास चला जाएगा। तो इसीलिए जो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है, ये उन सारे जगहों पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जहाँ पे लॉजिकल मेमोरी की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ कुछ देर के लिए हमें किसी मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप अगर चाहें तो हार्ड डिस्क के एरिया को रैम की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और कंप्यूटर मेमोरी में बहुत सारी नई चीज़ें आप आज देखे होंगे, और कुछ तो देख के बिल्कुल सरप्राइज ही हुए होंगे, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट एकदम डिफरेंट हैं और कुछ मेमोरीज एकदम नई थी। इतना उम्मीद करते हैं हम। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो आप उसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पार्ट 3 के लिए वेट कीजिए। पार्ट 3 में हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और बहुत सारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारा चीज़ टच करेंगे। और उसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें इन तीनों वीडियोस के बेस पे MCQ होगा। तो आप पार्ट 1 भी देख लें, पार्ट 2 को भी अच्छे से देखें, ज़रूरी सारे नोट्स आप स्क्रीनशॉट लें। बहुत जल्द आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ से नोट्स अपना डाउनलोड कर लेंगे। और अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।